लॉस एंजलिस, जिसे सिटी ऑफ एंजल्स भी कहते हैं। यहां सपने देखे जाते हैं, धूप है और मौके हैं। ये शहर अपनी रोशनी और चमक धमक के लिए मशहूर है। लेकिन 1950 के एंड और 1960 के स्टार्टिंग में इस शहर पर एक अंधेरा छा गया। रात के समय यह शहर एक अलग ही रूप ले लेता था। एक कातिल सड़कों पर घूम रहा था, मासूम लोगों को अपना शिकार बना रहा था। पुलिस भी इस खौफ से परेशान थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। बुजुर्ग औरतें अकेली और कमजोर उसका निशाना बनने लगी। ये लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। वो बाउंसिंग बॉल किलर के नाम से जाने लगा। उसके खौफनाक जुर्म ने पूरे शहर को डर में डाल दिया था। अखबारों में उसके बारे में रोज नई खबरें आती थी। कातिल का तरीका बहुत भयानक था। वो चुपके से घरों में घुस जाता था, बिना किसी को पता चले। वो अपने शिकारों के घरों में घुस जाता था, अक्सर जब वो सो रहे होते थे। ये सोचकर ही लोगों की रातों की नींद उड़ गई थी। वो उन पर काबू पा लेता, फिर उनका गला घोंट कर मार देता। ये तरीका इतना खौफनाक था कि लोग अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। लेकिन उसके बाद वो जो करता था, उसके कारण उसे ये भयानक नाम मिला। उसका सिग्नेचर मूव सबको हैरान कर देता था। कातिल विक्टिम के शरीर के पास एक रबर की बॉल रख देता था। ये बॉल उसके जुर्म का निशान बन गई थी। विक्टिम्स का मजाक उड़ाने और पुलिस को चुनौती देने का यह एक अजीब तरीका था। पुलिस इस पहेली को सुलझाने में लगी थी, लेकिन कातिल हमेशा एक कदम आगे रहता था। तुम कुछ ही कम बाती के खाए थी। यह बुरा सपना जून 1969 में शुरू हुआ। रूथ ग्वेन, एक 38 साल की विडो, अपने घर में मर्डर्ड मिली। नजारा देखने लायक नहीं था। मिसेस ग्वेन को बुरी तरह से बीटन और स्ट्रैंगल्ड किया गया था, लेकिन उनके शरीर के पास एक छोटी लाल रबर की बॉल थी, जिससे इन्वेस्टिगेटर्स की रूह ट्रेम्बल्ड गई। इट वॉज एन ऑड, ऑलमोस्ट प्लेफुल डिटेल इन एन अदरवाइज ब्रूटल क्राइम। पुलिस हैरान थी। घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था, कोई गवाह नहीं था, और न ही कोई साफ मकसद था। द रबर बॉल सीम्ड लाइक अ क्रूअल जोक, a taunt from a killer who seemed to vanish into thin air. उन्हें क्या पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। The bounce of the killer's grim game had only just begun. अगले कुछ महीनों में मर्डर्स की गिनती बढ़ती गई। अमांडा रॉकफेलो, एन कॉटर, अल्मायारा मिलर, एल्वा ग्रीन, सभी एल्डरली विमेन, सभी का मर्डर उनके घरों में हुआ, और सबके पास सिग्नेचर रबर बॉल मिली। शहर दहशत में डूब गया। हवा में खौफ छा गया, खासकर एल्डरली लोगों में। यह कौन हैवान था जो सबसे कमजोर लोगों को अपना शिकार बना रहा था? पुलिस पर बहुत दबाव था। प्रेस को मसाला मिल गया था। हट देता ने कबाबी साथी में नए थे। हर तरफ बाउंसिंग बॉल किलर के टाइमे में हेडलाइंस थीं। हर नई विक्टिम के साथ दहशत की नई लहर दौड़ जाती थी। The city held its breath, waiting for the killer to strike again. डिटेक्टिव्स दिन रात मेहनत कर रहे थे। हर सुराग, हर फुसफुसाहट, हर परस्प्रेडिंग का पीछा कर रहे थे, लेकिन कातिल हाथ नहीं आ रहा था। उम्मीद की किरण। एक सुराग मिलता है। इस केस में ब्रेक तब मिला जब फरवरी 1960 में मर्सिडीज लैंग्रोन इस कातिल की नई शिकार बनी। उनके मर्डर में भी बाउंसिंग बॉल किलर के सारे निशान थे, बर्बरता और रबर की गेंद। लेकिन इस बार कुछ अलग था। एक गवाह ने मिसेस लैंग्रोन के घर से एक आदमी को उनकी मौत के समय के आसपास निकलते देखा था। गवाह ने एक गोरे आदमी का वर्णन किया, लगभग 5 फुट 8 इंच लंबा, भारी भरकम और काले बालों वाला। उसे एक गहरे रंग की जैकेट पहने और एक छोटा भूरा सूटकेस लिए देखा गया था। पहली बार पुलिस के पास अपने संदिग्ध का संभावित वर्णन था। शहर में उम्मीद जगी। क्या यही वह ब्रेक था जिसका इंतजार उन्हें था? बांदेये निराशा और झूठे सुराग जांच ठहर जाती है। पुलिस की टीम ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन हर बार वे एक दीवार से टकरा जाते थे। पुलिस ने गवाह द्वारा दिया गया संदिग्ध का वर्णन सार्वजनिक कर दिया। जानकारी आने लगी, हॉटलाइन पर फोन आने लगे और जांच तेज हो गई। हर कॉल एक नई उम्मीद की किरण थी, लेकिन जल्द ही वे भी निराशा में बदल जाती।
पुलिस ने हर सुराग का पीछा किया, सैकड़ों लोगों से पूछताछ की और असंख्य घरों में छापेमारी की। हर दरवाजा खटखटाया गया, हर गली की छानबीन की गई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। संदिग्धों में नोबल हार्पर शामिल था, जिसका महिलाओं के खिलाफ हिंसा का इतिहास रहा है, और कई अन्य लोग जो गवाह द्वारा दिए गए वर्णन से मिलते थे। हर संदिग्ध की गहन जांच की गई, लेकिन कोई भी अपराधी साबित नहीं हुआ। लेकिन हर बार सुराग ठंडे पड़ जाते थे, फाइलें बंद हो जाती और जांचकर्ता निराश होकर वापस लौटते। एलिबाई सही निकलते, फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते और संदिग्धों को रिहा कर दिया जाता। हर बार एक नई उम्मीद टूट जाती। ऐसा लगता था कि बाउंसिंग बॉल किलर एक भूत था, जो शहर की भीड़ में उतनी ही जल्दी गायब हो जाता था जितनी जल्दी वह प्रकट होता था। उसकी चालाकी और मायावी स्वभाव ने पुलिस को बार बार चकमा दिया। शहर की उम्मीद घटने लगी, लोग डर और निराशा में जीने लगे। हर कोई सोचता था कि अगला शिकार कौन होगा। क्या यह कातिल इतना चालाक, इतना मायावी था कि उसे पकड़ा नहीं जा सकता? क्या पुलिस कभी इस रहस्य को सुलझा पाएगी, या यह मामला हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाएगा? मैल्कम, इस केस में एक नया मोड़। रेमंड वार्ड क्लेमेंस जैसे ही जांच रुकी हुई सी लग रही थी, एक नया संदिग्ध सामने आया। रेमंड वार्ड क्लेमेंस। क्लेमेंस को एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट और डकैती के चार्जेस में गिरफ्तार किया गया था। उसका तरीका बाउंसिंग बॉल किलर से काफी मिलता जुलता था। वह भी अपने घरों में बुजुर्ग महिलाओं को सिगना बनाता था, और उसके हमलों में भी उसी तरह की बर्बरता थी। पुलिस ने क्लेमेंस से लगातार पूछताछ की। उसने बाउंसिंग बॉल हत्याओं में किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार किया। हालांकि कड़ी पूछताछ के बाद क्लेमेंस ने उन इलाकों में कई चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की जहां हत्याएं हुई थीं। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसके पास रबर की गेंदों का एक संग्रह है, जो अपराध स्थलों पर मिली गेंदों से मिलती जुलती हैं। शेरीब की रहस्य बना रहता है बाउंसिंग बॉल किलर की विरासत। 1950 के दशक में लॉस एंजलिस में एक रहस्यमयी हत्यारा उभरा, जिसने शहर को भयभीत कर दिया। इस हत्यारे को बाउंसिंग बॉल किलर के नाम से जाना गया, क्योंकि हर अपराध स्थल पर एक उछलती गेंद पाई जाती थी। क्लेमेंस के खिलाफ बढ़ते सबूतों के बावजूद उस पर कभी भी बाउंसिंग बॉल हत्याओं का आरोप नहीं लगाया गया। पुलिस ने क्लेमेंस को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन हर बार वह किसी न किसी तरह से बच निकलता। उसे अपराधों से जोड़ने वाला कोई ठोस सबूत नहीं मिला, और चोरी के मामलों में उसके इकबालिया बयान को अदालत ने अविश्वसनीय माना। क्लेमेंस ने कई बार अपने बयान बदले, जिससे पुलिस और न्यायालय दोनों ही भ्रमित हो गए। अंततः क्लेमेंस को मारपीट और डकैती के आरोपों में दोषी ठहराया गया और जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन बाउंसिंग बॉल हत्याओं के रहस्य का पर्दा नहीं उठ सका। बाउंसिंग बॉल किलर की पहचान आज भी एक रहस्य बनी हुई है। पुलिस और जासूसों ने कई वर्षों तक इस मामले की जांच की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। क्या यह क्लेमेंस ही था जो झूठ और धोखे के जाल के पीछे छिपा था, या फिर यह कोई और था जो क्लेमेंस की तरह ही चालाक और शातिर था, या यह कोई और था जो बिना किसी निशान के गायब हो गया? कई लोग मानते हैं कि असली हत्यारा कभी पकड़ा नहीं गया और वह आज भी कहीं न कहीं छिपा हुआ है। जवाब न मिलने का मलाल लॉस एंजलिस को आज भी सताता है। शहर के लोग आज भी उस समय को याद करते हैं जब हर कोने में डर और संदेह का माहौल था। बाउंसिंग बॉल किलर उस अंधेरे की एक खौफनाक याद बन गया जो सबसे चमकदार शहर की सत के नीचे भी छिप सकता है। यह हत्यारा एक भयानक सच्चाई का प्रतीक बन गया जो शहर की चमक धमक के पीछे छिपी हुई थी। मामला हालांकि ठंडा पड़ चुका है, लेकिन अभी भी खुला हुआ है। पुलिस विभाग के पुराने फाइलों में यह केस आज भी दर्ज है और कभी-कभी इसे फिर से खोला जाता है, शायद किसी नए सुराग की उम्मीद में। शहर की याददाश्त में हमेशा के लिए अंकित पीड़ित उस आतंक की एक कठोर याद दिलाते हैं जिसने लॉस एंजलिस को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। एक ऐसा आतंक जो अचानक समाप्त हो गया जैसा कि वह शुरू हुआ था। अपने पीछे डर
और अनुत्तरित प्रश्नों की विरासत छोड़कर। हर साल पीड़ितों की याद में एक स्मारक आयोजित किया जाता है, जहां लोग इकट्ठा होते हैं और उन दिनों को याद करते हैं। गेंद का उछलना बंद हो गया होगा, लेकिन उसकी गूंज आज भी सिटी ऑफ एंजल्स में सुनाई देती है। यह गूंज एक चेतावनी की तरह है, जो हमें याद दिलाती है कि बुराई कभी भी और कहीं भी छिप सकती है।